हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार, लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस यांत्रिकी। पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसको डिप्लोमा थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और टॉपिक है, सब्जेक्ट है कॉलम्स एंड स्ट्रट। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं, देखिएगा, बकलिंग लोड, क्रशिंग लोड, स्लेंडरनेस रेशियो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। क्लियर? बकलिंग लोड, क्रशिंग लोड, स्लेंडरनेस रेशियो, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बकलिंग ऑफ लोड की। तो सबसे पहले देखिएगा बकलिंग लोड। इसको हिंदी में बोलते हैं हम बहका भार। तो मैं बता भी चुका हूं कि जो पिछली वीडियो में हमने बात की टाइप्स ऑफ फेलियर में, मोड्स ऑफ फेलियर में, कि क्या होता है कि जो लंबे कॉलम होते हैं वो बहकाव में फेल हो जाते हैं, वो बकलिंग के कारण फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई कॉलम है और उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। एक कॉलम है जिसकी लंबाई ज्यादा है, यानी लॉन्ग कॉलम है, और उसके ऊपर हम कोई कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। ये कोई संपीड़न, एक्सियल संपीड़न फोर्स लगा है, एक्सियल संपीड़न बल लगा है। तो क्या होगा कि जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं लंबे कॉलम के, तो उसकी लंबाई अधिक होने के कारण वो इस बल के कारण क्या होता है, अपनी स्थिति से कुछ बहक जाता है, अपनी स्थिति से कुछ बहक जाता है, बकलिंग कर जाता है। तो वह भार या बल जिसके कारण किसी कॉलम में बकलिंग उत्पन्न हो जाए, बकलिंग प्रोड्यूस हो जाए, वो बल हमारा या भार हमारा बहकाव भार कहलाता है। क्लियर? कि वह भार जिसके कारण किसी कॉलम में बकलिंग हो जाए, कोई कॉलम अपने आप को मतलब अपनी स्ट्रक्चर में बकल कर जाए, किसी कॉलम में बकलिंग उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, बकलिंग लोड या फिर बहकाव भार कहलाता है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है इसमें, देखो, क्रशिंग लोड की। क्लियर हो गया ना? बकलिंग लोड कि वह लोड जिसके कारण कोई कॉलम बकलिंग कर जाए। क्लियर? वह भार जिसके कारण किसी कॉलम में बकलिंग उत्पन्न हो जाए। क्लियर? तो ये हो गया बहकाव भार, बकलिंग लोड। उसके बाद दूसरा आ जाता है, देखिएगा इसमें, क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड यानी कुचलने वाला भार। हिंदी में बोलते हैं क्रशिंग को कुचलना, कुचलने वाला भार। तो अब अगर कोई कॉलम शॉर्ट कॉलम है, कोई छोटा कॉलम है, ये कोई शॉर्ट कॉलम है, और इसके ऊपर हम जब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण इसकी क्रशिंग हो जाती है। इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण ये हमारा दबता है और ये जो फेल होता है वो कुचल जाता है। यानी कंप्रेसिव फोर्स लगाने से इसका ये कुचल जाता है। क्लियर? इसके टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं, ये कुचल जाता है। क्लियर? कुचलना समझते हो कि वही कोई चीज किसी चीज के नीचे आई और कुचल गई। तो ये यहां पे होता है कि भाई जब कोई कॉलम था और कॉलम हमारे उसके ऊपर जब हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो वो कुचल गया और उसकी क्रशिंग हो गई। क्लियर? तो डेफिनेशन की बात करें क्रशिंग लोड की, तो क्रशिंग लोड वो लोड हो जाएंगे जिनके कारण किसी कॉलम में क्रशिंग होती है। जिन लोड के कारण, जिस भार के कारण किसी कॉलम की क्रशिंग हो जाए, किसी कॉलम में क्रशिंग हो जाए, वो कॉलम कुचल जाए, तो वो क्या फोर्स, लोड क्या कहलाता है, हमारा क्रशिंग लोड या क्रशिंग फोर्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई बहकाव लोड जिनके कारण बकलिंग प्रोड्यूस हो जाती है किसी कॉलम में, बहकाव लोड, और क्रशिंग लोड जिनके कारण किसी कॉलम की क्रशिंग हो जाती है, वो क्रशिंग लोड कहलाते हैं। क्लियर? उसके बाद इसमें देखिएगा बात आती है नेक्स्ट, स्लेंडरनेस रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है तनुता अनुपात। स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात
तो देखिएगा तनुता अनुपात क्या होता है कि किसी कॉलम की समतुल्य या प्रभावी लंबाई, देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले बताऊं कि तनुता अनुपात स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू कॉलम की प्रभावी लंबाई बटे उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र की गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो तनुता अनुपात या स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या का अनुपात तनुता अनुपात या स्लेंडरनेस रेशियो कहलाता है। प्रभावी लंबाई को हम इफेक्टिव लेंथ को LE से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूनतम रेडियस ऑफ जायरेशन को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशियो या तनुता अनुपात LE अपॉन K के बराबर होता है, जहां LE कॉलम की इफेक्टिव लेंथ है और K न्यूनतम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर? तो स्लेंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन, तनुता अनुपात की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। क्या होती है कि स्लेंडरनेस रेशियो या तनुता अनुपात किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर मिनिमम घूर्णन त्रिज्या, न्यूनतम रेडियस ऑफ जायरेशन का अनुपात तनुता अनुपात या स्लेंडरनेस रेशियो कहलाता है। अगर इफेक्टिव लेंथ LE है और न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या K है तो तनुता अनुपात LE अपॉन K के बराबर होता है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कॉलम्स का, तो हमने कहा था कि जो कॉलम्स होते हैं तीन तरीके के होते हैं, किसके आधार पर, तनुता अनुपात के आधार पर, स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर। तो क्या था कि जो शॉर्ट कॉलम थे उनका तनुता अनुपात, उनका जो LE अपॉन K का रेशियो था, शॉर्ट कॉलम की हमने बात की थी, उनके लिए जो LE अपॉन K था वो कितना था, 30 से कम था, लेस देन 30। क्लियर? ऐसे ही हमने बात की थी दूसरा मीडियम कॉलम की। तो मीडियम कॉलम में क्या था, जो LE अपॉन K था वो हमारा किसके बीच में था, 30 और 120 के, यानी इससे तो वो कम था और इससे अधिक था। क्लियर? ऐसे ही जब अगर हम बात करें लॉन्ग कॉलम की, तो लॉन्ग कॉलम में क्या था, जो LE अपॉन K था वो हमारा मोर देन था 120, 120 से अधिक। इसके स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था कॉलम का। क्लियर? तो स्लेंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद देखो, अगर स्लेंडरनेस रेशियो अगर कॉलम है तो कॉलम की कंडीशन में तो इसको बोलते हैं हम तनुता अनुपात, और यही अनुपात अगर स्ट्रट की कंडीशन में हो जाए, अगर वो हम यहां कहते हैं कॉलम की लंबाई प्रभावी की लंबाई की जगह स्ट्रट की प्रभावी लंबाई, अगर वो कॉलम की जगह स्ट्रट की बात करे, अगर कॉलम की जगह स्ट्रट की बात करें तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं बहकाव गुणांक, है ना, बकलिंग फैक्टर, बहकाव गुणांक या बकलिंग फैक्टर। क्लियर? बकलिंग फैक्टर की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। इसी को हम बोलेंगे बहकाव गुणांक, बकलिंग फैक्टर। किस कंडीशन में? स्ट्रट के लिए। जब हम बात करेंगे स्ट्रट के लिए तो इसको हम बोल देंगे कि बहकाव गुणांक, बकलिंग फैक्टर किसके लिए होता है, स्ट्रट के लिए होता है, और यही चीज कॉलम के लिए क्या कहलाती है, स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात कहलाती है। तो अब बात आ जाती है, देखो इसमें नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, इस कॉलम के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो देखिएगा इनकी बात हम बात करेंगे। लास्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले कारक। तो जब हम कॉलम की स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होंगी,
कि वो एक तो बहकाव में बहकना नहीं चाहिए अगर लॉन्ग कॉलम है, तो अगर शॉर्ट कॉलम है तो उसकी क्रसिंग नहीं होनी चाहिए। तो उनकी जो क्रसिंग होती है या फिर उनकी बकलिंग होती है तो उनकी स्ट्रेंथ कम होने के कारण होती है कि उनकी बकलिंग स्ट्रेंथ कम हो गई या फिर उनकी क्रसिंग स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए तो वो हमारे फेल हो जाते हैं। तो जो उनकी बकलिंग स्ट्रेंथ या क्रसिंग स्ट्रेंथ कम होती है उनको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, देखो सबसे पहले बात आती है कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा न होना। कि अगर कोई कॉलम है, क्लियर, कि कोई कॉलम है अगर वो प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं है, यानी जो वो खड़ा था वो अपनी एक्सिस से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, तो क्या होगा, वो हमारा फेल हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर। दूसरा बात अगर करें, दूसरा होता है कॉलम का पदार्थ सर्वांशम ना होना। कि जो कोई मटेरियल हम यूज कर रहे हैं कॉलम बनाने के लिए, जो हमने मटेरियल यूज किया है, अगर उसका जो मटेरियल है वो सर्वांशम नहीं है तो भी कोई कॉलम हमारा उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। क्लियर। कि भाई कोई मटेरियल कोई कॉलम हमने मान लिया आरसीसी से बनाया, क्या किया कि जो आरसीसी को मिलाया गया उसमें क्या था कि जो उसका मिलावट थी वो प्रॉपर नहीं हुई, तो उसमें कहीं ज्यादा सीमेंट मिला, कहीं उसमें कम सीमेंट मिला, तो क्या होगा कि जो कॉलम बनाया जाएगा उसका जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कि मतलब कहीं पे उसमें ज्यादा सीमेंट होगा, कहीं पे उसमें कम सीमेंट होगा, तो क्या होगा, वो कॉलम की जब उस कॉलम के ऊपर लोड लगाया जाएगा तो वो कम स्ट्रेंथ पे भी फेल हो सकता है। क्लियर। कि अगर मटेरियल सर्वांशम नहीं है तो भी कॉलम हमारा फेल हो सकते हैं, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड वन देखिएगा, सभी स्थानों पर बनावट का एक समान ना होना। जो कॉलम बनाया गया है, अगर कॉलम को हम बनाते समय जो उसका शेप है, अगर शेप डिस्टर्ब हो जाए तो भी कॉलम की स्ट्रेंथ कम होती है। भाई अगर कोई कॉलम है उसकी जो शेप है बिल्कुल प्रॉपर ऊपर से नीचे तक एक समान है, कि जो पूरा का पूरा कॉलम है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ज्यादा होगी। अगर यही कॉलम क्या हो जाए, थोड़ा सा गड़बड़ा जाए बनाते टाइम, मान लिया यहां थोड़ा मोटा हो गया, यहां थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे बन जाए, तो क्या होगा कि जो बनावट की जो शेप थी वो एक समान नहीं है, डिस्टर्ब है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, तो क्या होगा कि इस कारण ही इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इस कारण भी इसकी जो सामर्थ्य होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, पूर्णतया अक्षीय भार का ना लगना। भाई अगर कोई कॉलम था और उसके ऊपर जो एक्सियल लोड लगा है वो एक्सियल लोड अगर प्रॉपरली नहीं लगा तो क्या होगा, तब भी कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कॉलम हमारा बकलिंग में भी फेल हो सकता है और हमारा कॉलम क्रशिंग में भी फेल हो सकता है। क्लियर। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम को की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो इस वीडियो में हमने कवर किया, देखिएगा, बकलिंग लोड, क्रशिंग लोड, सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो के साथ साथ हमने बकलिंग फैक्टर को भी पढ़ा है यहाँ पर। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं। ओके, थैंक यू।